चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में शायरी के माध्यम से योगी सरकार की तारीफ की। जैसे ही सुरेश खन्ना ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, पूरे सदन में जय श्री राम के नारे लगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी का बजट 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का है। वहीं उन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 12,650 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बजट में झांसी और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग में 31,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसके अलावा अन्य विभागों के लिए भी अपना पिटारा खोल दिया है। नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में ईडी और सीबीआई जांच का सामना कर रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब उनके खिलाफ एक और केस में मुकदमा चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फीडबैक यूनिट के जरिए कथित जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। फीडबैक यूनिट के जरिए विपक्षी दलों और नेताओं की कथित जासूसी कराने के मामले में आगे की जांच के लिए सीबीआई ने उपराज्यपाल से मनीष सिसोदिया और अन्य खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी। सीबीआई के निवेदन वाली फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति के पास भेजी थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सीबीआई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ जासूसी केस में मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। स्मारकों को फिर से परिभाषित करने और सुरक्षित स्मारकों के आसपास के क्षेत्र के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष विधेयक को फिर से पेश करने की तैयारी में है। दिल्ली में कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस कानून को अगले महीने की शुरुआत में संसद में पेश किया जाएगा। आगामी संशोधन स्मारकों की एक नई परिभाषा देने की कोशिश करेगा। वर्तमान में एक स्मारक को कम से कम 100 वर्ष पुराना होना चाहिए। दिल्ली नगर निगम द्वारा महापौर पद पर चुनाव कराने के 3 असफल प्रयासों के पश्चात उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आज बुधवार को नया महापौर चुना जा रहा है। दिल्ली नगर निगम सदन में मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने पहला वोट डाला। सांसदों को पहले वोट डालने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेयर चुनाव कराया जा रहा है। इससे पूर्व 3 बार हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। आज मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पार्षद मेयर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सदन में पहुंच चुके हैं। वहीं सदन के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिसमें पुलिस और अर्धसैनिक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित इलाकों में खोज, बचाव और राहत कार्य के लिए ऑपरेशन दोस्त के तहत काम करने वाली पूरी भारतीय टीम ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुर्की पहुंचने में भारतीय टीम की तेजी ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री ने इस अभियान में भाग लेकर स्वदेश लौटे राहत बचाव दल के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी पर देश को गर्व है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे से जान को खतरा होने का आरोप लगाए जाने के मद्देनजर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्यसभा सदस्य को बिना सोचे समझे आरोप लगाने की आदत है, लेकिन फिर भी समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने पुलिस को पत्र लिखकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे से जान को खतरा होने का आरोप लगाया था। फडणवीस ने कहा कि राउत इस तरह के आरोप लगाकर सनसनी पैदा कर रहे हैं। उन्हें लगता होगा कि उन्हें कुछ सहानुभूति मिलेगी, लेकिन फर्जी आरोप लगाने से उनको सहानुभूति नहीं मिलेगी। फडणवीस ने राउत पर कटाक्ष लिया और कहा कि वे सिर्फ प्रचार के लिए आरोप लगाते हैं। इससे पहले राउत ने अपने पत्र में कहा था कि लोकसभा सदस्य श्रीकांत शिंदे ने उन्हें जान से मारने के लिए ठाणे के एक अपराधी राजा ठाकुर को सुपारी दी है। रेल मंत्रालय सिख धर्म से जुड़े श्रद्धालुओं के लिए विशेष पहल करने जा रहा है। सिख धर्म के सभी पवित्र तख्तों और गुरुद्वारों के दर्शनों के लिए रेलवे विशेष गुरु कृपा यात्रा का संचालन करेगा। इसके तहत
श्रद्धालु आराम से ट्रेन के जरिए एक पैकेज को लेकर यात्रा कर सकेंगे। इसकी शुरुआत अप्रैल में बैसाखी के मौके पर होगी। यह ट्रेन 11 दिन और 10 रात के लिए सफर पर निकलेगी। इस सुंदर पवित्र यात्रा के दौरान तीर्थयात्री सिख धर्म के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों का दौरा करेंगे। इस यात्रा को देश के महान सिख तीर्थ स्थलों में से सर्वश्रेष्ठ को प्रस्तुत करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस यात्रा में आनंदपुर साहिब में श्री केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा और विरासत खालसा, कीरतपुर साहिब में गुरुद्वारा श्री पातालपुरी साहिब, सरहिंद में गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब और श्री हरमंदिर साहिब और बठिंडा में श्री दमदमा साहिब, नांदेड़ में तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, बीदर में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक झीरा साहिब और पटना में गुरुद्वारा तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब को शामिल किया गया है। अब पंजाबी भाषा में साइन बोर्ड लगाना जरूरी हो गया है। उल्लंघना करने पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ शब्दों में कहा है कि पंजाब में सभी दुकानों व दफ्तरों के बाहर पंजाबी भाषा में लिखे हुए बोर्ड लगाने जरूरी हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा में लिखने के बाद उसके नीचे किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि नियम 1958 पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट रूल्स में संशोधन की मंजूरी दे दी गई है। अब मौजूदा नियम 22 के साथ साथ नियम 23 व 24 को भी शामिल किया जा रहा है। इस नियम के लागू होने के 6 महीने के अंदर अंदर सभी दुकानदारों को पंजाबी में बोर्ड लगाने होंगे। बताया जा रहा है कि आदेश की उल्लंघना करने पर पहली बार 1000 रुपए और दूसरी बार 2000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। पाकिस्तानी ड्रोन ने एक बार फिर से भारतीय सीमा में दस्तक दी है। यह ड्रोन 5 मिनट तक भारतीय सीमा में घूमता रहा। जिले के अधीन आती भारत पाक सरहद की बीओपी अमर के माध्यम से सुबह 3 बजे भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन ने दस्तक दी। इसके तहत बीएसएफ की 71 बटालियन के जवानों ने 3 राउंड फायरिंग करते हुए एक इलू बम चलाकर ड्रोन को वापस खदेड़ दिया। वहीं पुलिस व बीएसएफ जवानों ने साथ मिलकर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। एयर इंडिया की अमेरिका के नेवॉर्क से दिल्ली की एक फ्लाइट की स्वीडन के स्टॉकहोम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बताया जाता है कि एयर इंडिया के बोइंग 770 विमान के एक इंजन में ऑयल लीक होने के कारण ये फैसला किया गया। विमान के इंजन की जांच की जा रही है। एयर इंडिया फिलहाल दूसरे विमान से यात्रियों को दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहा है। इस विमान में 300 पैसेंजर सवार थे और सभी यात्री सुरक्षित हैं। एयर इंडिया के विमान के इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त स्टॉकहोम हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया था। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।